And for this panel, I would like to invite Mr. Bhanu Chandra Goswami, DM Agra, and our moderator for this session will be Mr. Rajendra Devji. Please welcome them on stage, everyone. बहुत ही यंग ऑफिसर भानु गोस्वामी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आगरा के जिलाधिकारी। सर, लेखपाल, वीडियो, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है? एग्जैक्टली, ट्रेनिंग में सब देखना पड़ता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग के लिए आप पे होकर खड़े होकर पैमाइश भी करनी पड़ती है, देखने भी आना चाहिए, और उसके बाद ऑफिशियल कैपेसिटी में भी आपको देखना पड़ता है, और उसके बाद SDM तो बाकायदा आपकी वहाँ पर पोस्टिंग होती है, ठीक है, और डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए आप BDO भी रहते हैं, ठीक है, और SDM के बाद फिर CDO, नगर आयुक्त, तमाम पोस्ट पर रहते हुए तो आपका करियर ऐसे आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं और कई का ख्वाब होगा कि वो आगे चलकर जो है IAS बने या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए या प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं कोई जिम्मेदारी संभाले। तो ये जो आप कह रहे हैं उनके लिए बड़ा मददगार होगा, जो अभी आप बता रहे हैं कि कैसे कैसे किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तब तो बहुत कुछ पता होगा आपको आगरा के बारे में। जाहिर सी बात है कि आगरा में मैं SDM सदर भी रहा हूँ और अच्छे खासे समय के लिए रहा हूँ, करीब 4-5 महीने SDM सदर रहा हूँ। फतेहाबाद में भी मैं SDM रहा हूँ, खेरागढ़ में मैं 7-8 महीने SDM रहा हूँ। तो पुराना जुड़ाव है और लोगों से बहुत पुराने संबंध हैं आगरा के लोगों से। इसीलिए जैसे ही आप आए तैसे आपके सामने जो है समस्याएं और चुनौतियां प्रस्तुत होनी शुरू हो गई। वैसे हम चूँकि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी कन्क्लेव है, और वैसे तो पूरा आगरा ज़िला आपके पास है, और जिस पद पर आप हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स जो प्रशासनिक मशीनरी है, उन सब का समन्वयन और उन सबको ऊर्जा देना जो है वो आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। क्या आपने पिछले कुछ महीनों में किया, चूँकि आप आगरा को पहले से जानते हैं, तो आते ही आपने सबसे जो बड़ा फैसला किया एक शहर के तौर पर, एक ज़िले के तौर पर इसके विकास के लिए, वो क्या था? आपको जब भी काम करना होता है एज ए टीम काम करना पड़ता है, और जब आप पूरी टीम को हिट कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको कि रूटीन पर रखना, ट्रैक पर रखना, फास्ट ट्रैक पर रखना, ये आपकी जिम्मेवारी होती है। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो रूटीन के काम हैं, बहुत सारे रूटीन की स्कीम्स हैं जो ज़िले के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए हैं। उसके अलावा कुछ आप पर्सनली कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो टूरिज़्म, आगरा सभी को मालूम है कि वर्ल्ड टूरिज़्म के मैप पर है, तो यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटीज़ को कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, इन चीज़ों को लेकर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि पिछले दिनों में जो काफ़ी बड़ी संख्या में ताजमहल आने वालों की संख्या बढ़ी है, फतेहपुर सीकरी आने वालों की संख्या बढ़ी है, तो एक तो सिटी क्लीनलीनेस को लेकर भी ध्यान दिया गया है, और जो स्मूथ लोगों का एक एक्सपीरियंस हो, और एक जिसको यूजर्स एक्सपीरियंस कहते हैं वो कैसे बढ़िया हो, क्योंकि यहाँ से जाने वाला हर व्यक्ति जो है वह ये बताता है कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आगरा ने उनको कैसे वेलकम किया है, या कैसे उनको यहाँ इज्जत मिली, कैसे चीज़ों में सुविधा हुई, ये जाकर लोग बोलते हैं। और आगरा पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोगों की इस दिशा में काफ़ी कोशिश है कि अलग अलग लोकेशंस पर लोगों का स्मूथ मूवमेंट कैसे हो पाए, लोगों को फैसिलिटीज़ कैसे बहुत अच्छे ढंग से प्रोवाइड हो पाएँ। जैसे कि मैंने भी कहा कि ये एक टीम वर्क है, तो जैसे माई आगरा ऐप के थ्रू ही जो कोशिश की गई कि लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं ऑनलाइन मिलने लगे, ठीक है, इसकी कोशिश हुई। जो पुराने बचे हुए प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने हाल में देखा कि मुगल पुलिया काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, छोटे छोटे इशूज़ थे जो कि वहाँ पर पड़े हुए थे, तो वो भी स्मार्ट सिटी का ही काम था, ठीक है। तो उसको, उन इशूज़ को कंप्लीट करके अब आप देख सकते हैं वहाँ पर लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई आने जाने में। तो हम लोगों का काम ही ऐसा होता है कि आप लोग को कई बार महसूस नहीं होगा, बट हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं। ये प्रशासन का काम ऐसा ही होता है। नहीं, ये बात सही कही आपने, हम लोग को महसूस नहीं हो रहा है, तभी इसको आपको हमें समझाना पड़ेगा कि हमें महसूस हो कि इस बीच में क्या हुआ है, जो जिसको हम समझ सके मोटे तौर पर कि ये एक ऐसा काम है जो आपके आने के बाद इस तरह से आगे बढ़ा है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को हम केवल ऐसे नहीं लें कि एक तो गवर्नमेंट का की स्कीम है, दैट इज़ स्मार्ट सिटी, जिसका नाम है स्मार्ट सिटी, बट ओवरऑल आगरा को स्मार्ट बनाने के लिए उतनी ही चीज़ें सफिशिएंट नहीं हैं, उसके दायरे के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे शहर का एक बहुत ही बड़ा विषय है जो गंगा जल प्रोजेक्ट से लेकर है, ठीक है। तो इस समय अभी लगभग 40% पॉपुलेशन को गंगा जल मिल रहा है। इसे 100% लोगों तक पहुंचाने के लिए जितने भी DPR गवर्नमेंट के लेवल पर पेंडिंग थे या अलग अलग स्टेजेस पर थे, अलग अलग क्वेरीज थी,
उन सभी को गवर्नमेंट से सैंक्शन इस 6 महीने की अवधि में ही करवाकर सभी के टेंडर फाइनलाइज करवाकर अब ये कोशिश है कि मार्च 2025 तक हम पूरे शहर को गंगा जल से जोड़ सकें। चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है, बट टुकड़े टुकड़े में प्रोजेक्ट जाते हैं, तो अब इस बार कोशिश है कि इसे कंप्लीट कैसे कर लिया जाए। इस दिशा में हमारा प्रयास काफ़ी अब सफल हो गया है, उसमें काम होना बचा हुआ है। इसी तरह जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एसटीपीज हैं, ठीक है, एसटीपीज को अपने ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शनलाइज कराने के लिए उसको फंक्शनल कैसे किया जाए, इसके लिए काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया है, उसमें काफ़ी हमें सफलता भी मिली है। एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने 16-17 एसटीपी और जो ऐड ऑन करने हैं उसके लिए, एसटीपी का मैं यहाँ लोगों को 2 मिनट बता दूँ। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का ये मतलब होता है कि हमारे घरों से जितना भी सीवेज निकल रहा होता है वो नदी में सीधे जाकर नहीं मिले। नदी में सीधे मिलने से उसे पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें एनजीटी के, सुप्रीम कोर्ट के सभी के गाइडलाइंस हैं कि नदियों में मिलने से पहले पानी का ट्रीटमेंट जरूर कर दिया जाए और उसमें परमिशिबल लेवल तक ही उसमें पॉल्यूटेंट रहें और वो क्लीन होकर ही नदी में मिले। अदरवाइज ऐसे हर शहर अपने पूरे शहर के जहर को अगर नदी में घोलते रहेंगे तो नदी का एक इकोसिस्टम होता है, फिर नदी नहीं रह जाएगी, नदी नाले में कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, केवल बदबू और गंदगी के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो नदियों का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, नदियों का अपना इकोसिस्टम ठीक रहे, उसमें मछलियाँ रहें, अलग अलग जो उसमें एक्वेटिक लाइफ है वो ढंग से उसमें बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि उसका पॉल्यूशन कम हो और साफ़ सुथरा भी रहे। नदियाँ सुंदरता के प्रतीक हैं, सब लोगों को मालूम है कि नदियाँ जीवनदायिनी रही हैं, बट अगर उसमें गंदगी रहेगी तो जीवनदायिनी की जगह वो केवल बीमारी का घर बन जाएंगी। तो ये एसटीपीज को सही करना बहुत ज़रूरी है। पर्यटन के बढ़ावे की दृष्टि भी सही है, शहर के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। तो इसमें काफ़ी हम लोगों ने काम किया है। दूसरा, क्रिटिसाइज बहुत होता है, हर काम के जो है अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं। तो अभी तक शहर में जितने भी वाटर पाइपलाइन जो जुड़े हैं, तो वाटर पाइपलाइन जो है उनके हैंडओवर काम तक पेंडिंग है। उसकी वजह क्या है, ये सारे प्रोजेक्ट्स तभी चल सकते हैं जब इनकी प्रॉपर मीटरिंग हो। दूसरा कि लोगों से जब तक बिलिंग नहीं होगा इन पर बहुत अच्छे से काम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं काम किया जा सकता है, इसका एक रिकरिंग कॉस्ट है। तो ये जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट्स छूटे पड़े थे, जहाँ जहाँ गलियाँ खुदी हुई थी या जहाँ पर काम करके उसको फिर से प्रॉपरली मरम्मत नहीं किया गया था, ऐसे सभी चीज़ों की लिस्टिंग की गई। 80-90% जगहों पे हम लोगों ने उसको ठीक कर लिया है। कुछ जगहों पे मैं पूरा दावा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि 5-10 जगहों पर अभी भी बीच बीच में खुदाई का काम होता रहता है, जहाँ पर कहीं भी मरम्मत करना होता है। तो उन चीज़ों को, बट कोशिश ये रहती है कि उसका एक हम लोग एक पैटर्न बना दें, एक एसओपी बना दें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाए कि कैसे खुदाई हो और उसके बाद सड़क की मरम्मत हो जाया करे, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। इसके बाद शहर का बहुत अभी बड़ा पार्ट है जहाँ पर कि जो मैंने कहा कि गंगा जल नहीं आया है, तो टाइमली उनको सारे डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन, उनकी लैंड मिलने में, जहाँ उनके पानी की टंकियाँ बननी है, बहुत छोटे छोटे इशूज़ होते हैं। लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे होते हैं, नहीं साहब हमारे मोहल्ले में यहाँ नहीं बनना चाहिए, हमारे खेल का ग्राउंड है, दिस है दैट है। शहर के बीच ज़मीन खोजना पानी की टंकी के लिए खुद में बहुत मेहनत टास्क है, बट पूरी टीम को लगा करके वो सारे काम करवाए गए और ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्लानिंग के लेवल पर सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, टेंडर के लेवल पर सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। एक्चुएशन जो है पार्ट वाइज चल रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें टाइमली हो जाएंगी। एक बात मुझे बताई गई यहाँ पर, खासकर चूँकि आपने पर्यटन की बात की, वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे है और मुझे लगता है भारत में अगर कोई बाहर से आता है तो आगरा उसकी आने की ख्वाहिश ज़रूर होती है ज़्यादातर लोगों की। लपके यहाँ पर एक चीज़ है जो जिसकी वजह से बड़ी परेशानी रहती है उनको। क्या इसको पूरी तरह काबू कर लिया गया है? देखिए, एक मैं फिर से कहूँगा कि किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है कि स्टैंडर्ड गाइड कौन है और लपके कौन है। इसके बीच जो डिफरेंस है थोड़ा ये लीगल पहलू है, जो कोर्ट कचहरी से डिफाइंड है। तो इनके कुछ इशूज़ अभी कोर्ट में चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं और कोर्ट ने इसके कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं जिनको प्रॉपरली सर्टिफिकेट नहीं दिया जा चुका है पर्यटन विभाग के द्वारा। एक तरह से कहा जाए तो वो सब लपके हैं। तो वो बहुत बड़ी संख्या है, वो बहुत बड़ी संख्या है और इसमें अभी स्पष्टता नहीं होने की वजह से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा जो सख्त कार्रवाई है उसमें भी कुछ कार्रवाइयाँ बची हुई हैं। और एक बात अभी कही कि यूजर्स एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। कोई आदमी जब बाहर से आता है, भले ही वो फॉरेनर हो, इंडियन हो, उसे स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए। उसे ये नहीं चाहिए कि वो रोड पर चल रहा है और 5 लोग उसके अगल बगल घूमते चलें कि साहब मुझसे सर्विस ले लीजिए, मुझसे सर्विस ले लीजिए। उस आदमी को ये राइट है कि जब वो चले तो उसकी प्राइवेसी वहाँ मेंटेन्ड हो और कोई उसे इस तरह से परेशान न करता चले कि साहब मुझसे सर्विस ले लीजिए और उसके बाद गलत सलत ढंग से पैसे की डिमांड करे
या गलत सलत ढंग से उसे ले जाए, कोई सामान खरीदवाए, ये चीज़ें गलत हैं। और इस डायरेक्शन में अब हम लोगों ने ये कहा है कि उनकी कुछ ट्रेनिंग का इशूज़ है, कोर्ट ने कह रखा है इनको ट्रेनिंग करवाया कर, जो भी लोग हैं अगर ये परीक्षा पास कर लिए जाए तो इन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाए। तो हम लोगों ने इस दिशा में अभी RBS कॉलेज में एक इनकी ट्रेनिंग भी करवाई थी और इनका हम लोग एग्जामिनेशन प्लान कर रहे हैं ताकि इनको लीगल फ्रेमवर्क में जो लोग हैं वो आ सके, जो नहीं है एक वहाँ पर लाइन खिंच जाए, ठीक है, और उस लाइन के जो उस तरफ है उनको हम आउट कर सकें, जो लाइन के इस तरफ है वो जो है इन रहे हैं, वो ऑथराइज रहे हैं, ठीक है। इसमें जो लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, जो गाइड का काम कर रहे हैं, उनको भी कैसे अन्य रोजगार में नियोजित करना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम लोगों को ये भी देखना होगा कि जो कोई भी है, किसी को भी लीगल इलीगल डिक्लेयर करना तो बहुत आसान होता है, ठीक है, बट किसी का घर चलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाल बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे कहीं कहीं स्कूल में जा रहे होंगे। तो ये चैलेंज इतना सिंपल नहीं कि हमने कह दिया और उसने अगले दिन से काम करना मौके पे बंद कर दिया। तो इसमें काफ़ी मल्टीपल डायरेक्शन से काम चल रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये 3-4-6 महीने में हम इसके कुछ ठोस रिजल्ट के साथ आ सकें, क्योंकि केवल इन्फोर्समेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कंट्रोल काबू तो करना है, लेकिन अगर कोई बेरोजगार होता है तो उसके रोजगार की भी व्यवस्था की जा सके, या कम से कम उसका आप ख्याल रखें, संवेदनशीलता है। अतिक्रमण भी एक समस्या है आगरा में। तो चूंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, अतिक्रमण अगर है तो कैसे आप उससे निजात पा रहे हैं? देखिए, इंक्रोचमेंट की जो समस्या है वो सीधे ट्रैफिक के फ्लो से सीधे जुड़ी हुई है। तो ट्रैफिक के फ्लो को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो ट्रैफिक के फ्लो को करने के लिए अभी हम लोगों ने हाल में 20 चौराहे शहर के आइडेंटिफाई भी किए, जिसको रीडिज़ाइन करने की बात हुई है कि रीडिज़ाइन करके इनको कैसे हम आगे बढ़ाएं और कैसे उन पर ट्रैफिक का फ्लो हमें स्मूथ कर सकें। तो एक कवायद इस पर चल रही है। जो स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है, जिसको पुलिस मैन करती है, वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि उसमें थोड़ा सा उसको हम और सोफिस्टिकेटेड बना सकें, थोड़ा सा और एडवांस बना सकें। इंक्रोचमेंट के बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप सभी इसी सोसाइटी के हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि इंक्रोचमेंट नहीं है, बट इंक्रोचमेंट का सॉल्यूशन क्या इंक्रोचमेंट तोड़ना है, ये बड़ा डिबेटेबल है। क्योंकि इस दायरे में शहर के अगर आप कहें तो मैं नहीं समझता हूँ कि 50,000 से कम बिल्डिंग्स आ रही होंगी। अगर सही ढंग से देखा जाए तो उनका कैसे उसको उसके बीच में एक कॉम्पैटिबल सॉल्यूशन निकालना है, ये चैलेंज है। इतनी बड़ी संख्या में इंक्रोचमेंट को नोटिस दे करके और तोड़ देना, वो मेरे ख्याल से वाइज डिसीजन नहीं है, वो केवल डिस्ट्रक्शन कहला सकता है। क्योंकि ये नहीं पॉसिबल है कि आप 50,000 मकान इस सनक में तोड़ दें कि इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर। तो उसमें जो हमारा बेसिक पर्पस है वो पूरा होना चाहिए, ट्रैफिक का फ्लो जो स्मूथ होना चाहिए, और इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई जगहों पर वन वे ट्रैफिक को लाना, दुकानों के आगे स्कूटर्स न खड़े हों, कार्स न खड़े हों, अनावश्यक ऑटो रिक्शा न खड़े हों, ऑटो रिक्शा को किन जगहों पर खड़े होना है उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना और प्रॉपरली ये मैन करना कि कहीं भी ना खड़े हो जाए। जो लगेज वाली गाड़ियां हैं या जो शॉप्स की गाड़ियां हैं जिनसे सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है, उस लाइन डिसाइड करना। तो मुद्दों पे अलग अलग समय पे हम लोग समझ रहे हैं कि हर 10-15 दिन पे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस पे चूँकि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसको बेसिकली लीड करना होता है, लेकिन जो प्रशासन की टीम है वो भी उसमें इनपुट देने में लगातार लगी हुई है। मैंने इस बात को क्यों ट्रैफिक से जोड़ा वो भी आपको बता दें। केवल ये कह देना कि साहब इंक्रोचमेंट देखिए 2-3 तरह के हैं। एक तो है टेम्पररी इंक्रोचमेंट। टेम्पररी इंक्रोचमेंट का मतलब वो किसी ने चाट गोलगप्पे की दुकान कहीं लगा ली, कहीं पे भी ठेल ढकेल लगा ली और लगाकर उसने काम को वहाँ शुरू कर दिया, ठीक है। उसके लिए वेंडिंग जोन्स बनाने का प्रोविज़न है। अभी हाल में हम लोगों ने कम से कम वेंडिंग जोन्स बना करके 1000 लोगों से ज़्यादा को ये भी किया, रेगुलराइज भी किया है। आप देख सकते हैं जैसे देवीराम चौराहे के ठीक सामने वाली जगह पे एक वेंडिंग जोन हमने डेवलप किया। बट ये देखना होगा कि ये तो सबसे आसान टारगेट है जिसको हम कहें इंक्रोचमेंट। यही इंक्रोचमेंट नहीं है। सड़क की चौड़ाई जहाँ ओरिजिनली 25 मीटर 30 मीटर लोगों ने घर बना के उसको डायरेक्ट में 15 और 20 मीटर की रोड छोड़ी है, वो भी इंक्रोचमेंट है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो हमें उंगली केवल सामने वाले की तरफ नहीं रखनी होगी, वो उंगली कई बार अपनी ओर भी इशारा कर रही होगी। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा डिबेटेबल है। तो इंक्रोचमेंट का आशय हर आदमी ये लेता है कि साहब जो ठेले वाले खड़े हैं, ऑटो वाले खड़े हैं या किसी ने फल वाले ने दुकान लगा रखी है,
जो रोजगार के माध्यम से अपने घर द्वार को चला रहा है उसकी ओर तो हर आदमी इशारा कर रहा होता है, लेकिन जिसने अपने घर के आगे रैम बना करके कार उतारने के लिए रैम बना रखी है वो अपनी बात नहीं करता, बोलता साहब हमें मत न गिना जाए इसमें। या बाउंड्री वाल बना करके सड़क की ज़मीन पर 10 फीट उसने आगे बढ़ा रखी है, उससे सुंदर सा लॉन बना रखा है, वो आदमी कहता है साहब इसके दायरे में हमें ना लिया जाए। तो ये प्रशासन के साथ क्या है कि हम डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अपना सकते हैं। हमारे लिए रोजगार ऊपर है और किसी का लॉन जो है ग्रास का लॉन जो है दैट इज सेकेंडरी, वो सेकेंडरी है। तो ये बात हमें समझना होगा कि जब कार्रवाई की बात आएगी पहले हम ऐसे इंक्रोचमेंट्स को हटाएंगे जो प्रायोरिटी की नहीं है। रोजगार जो है दैट इज़ प्रायोरिटी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, उससे घर द्वार चलता है तो उसको तो हम रेगुलराइज करेंगे, कहीं ना कहीं वेंडिंग जोन में स्थापित करेंगे। दो बातों में मैंने नोटिस किया, एक आपने कहा कि जो लपके वाली बात हो रही थी, आपने कहा कि जो लीगलाइज करेंगे, जब बाउंड्री बनाएंगे तो जो बाउंड्री के इस तरफ छूट जाएंगे या जिनको हम इलीगल पाएंगे उनका भी रोज़गार सोचना होगा। फिर अभी आपने कहा कि जो छोटे छोटे रोज़गार हैं सड़क के किनारे जिनको कुछ लोग अतिक्रमण मानते हैं उनके बारे में भी हमें सोचना होगा, वो हमारी प्रायोरिटी। तो इससे ये पता चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार आपके जहन में क्या स्थान रखता है और उसकी प्राथमिकता आप कितनी समझते हैं? देखिए अभी एक गवर्नमेंट की स्कीम चली थी पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना में गवर्नमेंट ने ये कहा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्वरोजगार कर रहे हैं, एक्चुअली वेंडर्स हैं, उन सबको 10,000 रुपये की लोन हम लोग बैंक से दिलवाएं ताकि वो अपने लिए कुछ ऐसे सामान खरीद सकें, अपने ठेले को सजा सकें या कुछ ऐसे कैपिटल की चीज़ें खरीद सकें। 10,000 रुपये में वो क्या खरीदेगा? 10,000 रुपये में वो अपने कुछ सामान खरीद लेगा, उसमें लाइट बत्ती लगवा लेगा और उसके माध्यम से करेगा। जब और उसके बाद हमें टारगेट मिला था, जैसे आगरा जैसे शहर में हमें लगभग 1 लाख लोगों को इस योजना के तहत ये कहा गया कि इनको आप लोन दिलवाइए ताकि अगर इनके पास 10,000, 20,000, 25,000 रुपये अगर मिल जाएंगे तो अपने व्यवसाय को ये थोड़ा और मजबूत कर सकेंगे। अब ये समझने की बात है कि 10,000 रुपये के लिए उनको लोन दिलवाने की जिस व्यक्ति को बात हो रही है उसकी आर्थिक स्तर उसका क्या होगा। ये हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि साहब कि केवल 10,000 रुपये का लोन, बट एक ऐसा तबका है जिसके लिए 10,000 का लोन उसकी जीविका चलाने की आधार है। तो ये बात हमको आपको समझनी होगी कि ये प्रशासन का हमेशा मानवीय पक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तकनीकी पक्ष तो अपनी जगह की एनक्रोचमेंट है, दिस है, दैट है। हाँ, ये हमारी जिम्मेवारी कि उनके हम वेंडिंग जोन्स बनाएं, उन वेंडर्स को खड़े होने की हम जगह दें ताकि ट्रैफिक नहीं बाधित हो। मैंने आपको बताया कि उस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, बट ये बोल देना कि नहीं तुम कल से नहीं लगाओगे और तुम्हारे बाल बच्चे घर को भूखे रहेंगे, वो उनके स्कूल से नाम काट दिए जाएंगे, दिस इज नॉट द वे द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। ठीक है, ऐसे नहीं काम होता है। काम ये प्रॉपर सॉल्यूशन ताली बजनी चाहिए, ये एक बड़ा संवेदनशील पक्ष है। हाँ, क्योंकि मैंने फिर कहा ना कि एक और हम स्कीम चला रहे हैं कि 1 लाख लोगों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद देकर उनके घर परिवार को चलाने में मदद की जाए। देखिए, जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो नौकरियों का यह आशा नहीं कि आज की तारीख में केवल सरकारी नौकरी दी जाए। स्वरोजगार भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जिस किसी ने अपने जीवन में जैसे तैसे भी संघर्ष करके अपना स्वरोजगार अर्जित किया है उसको व्यवस्थापित किए जाने की ज़रूरत है, उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, न कि उसको उजाड़ देने की ज़रूरत है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं बार बार कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंडिंग जोन्स बना के इस तरह के लोगों को हम व्यवस्थित कर सकें। दूसरा पॉइंट, इसी तरह जितने भी ऑटो वाले हैं, ठीक है, वो स्वरोजगाररत हैं, उनको कहाँ से चलाना है ये हमारी जिम्मेवारी है कि उनके हम पार्किंग्स दें, उनके रूट्स हम डिफाइन करें, ऑटो की नंबरिंग करें, ऑटो के रूट्स डिसाइडेड हों कि आप इस रूट पर चलोगे। ये हम ना कहेंगे तुम ऑटो ना चलाओ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कहूँगा कि इन सारे डायरेक्शंस में कोशिश चल रही है, सभी डायरेक्शंस में कोशिश चल रही है, लगातार कोशिश हो रही है कि हम इसको करके बेहतर कर सकें। ठीक है, और कई बार हम लोगों ने व्यापार मंडलों के साथ ही बैठक की। एक बार लोहा मंडी की भी बात आई थी कि साहब वहाँ दिन भर जो है गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अभी 1 महीने पहले करीब ड्राइव चला करके हम लोगों ने पूरा वहाँ पर लोगों को ये व्यवस्थित करवाया कि शाम को करवाएं, जब रात हो जाती है 10 बजे के बाद लोडिंग अनलोडिंग सामान करवाएं, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। शाहगंज मार्केट में भी अगर रात के 10 बजे के बाद लोडिंग अनलोडिंग होना शुरू हो जाए, सारी समस्या खत्म है। दिक्कत ये है जब आप दिन के 12 बजे वहाँ सामान लोड अनलोड करवा रहे हैं, जब वो गाड़ी खड़ी हो गई और वो जो 407 है या जो जिसे छोटा हाथी कहते हैं, वो गाड़ी दिन के 12-1 बजे खड़े होकर के अब उसने वहाँ सामान 2 घंटे के लिए लोड अनलोड करना शुरू किया, जाम लगेगा ही, जाहिर सी बात है। कोई व्यक्ति ये कह रहा नहीं साहब हमारे तो ग्राहक नहीं दुकान पर आता है जब तक वो स्कूटी हमारी दुकान पर नहीं खड़ी करता है, जाम लगेगा। तो ये बहते हुए पानी को अगर हम रोकना चाहेंगे तो वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ट्रैफिक वैसे ही है, ट्रैफिक लगातार चलती रहेगी, कभी जाम नहीं लगेगा। तो अपने छोटे छोटे निजी हितों को छोड़ करके
लोग अगर इसमें हमें हमारी मदद करते हैं, पूरा शहर मदद करता है, तो इससे समस्या का समाधान खुद ब खुद होने लग जाएगा, ये मेरा मानना है। तो अब स्वाभाविक सा मेरा सवाल है, और जिसमें उस सवाल का हिस्सा सभी लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इस शहर के लोग हैं, कितना सहयोग आपको मिल रहा है इन कामों को करने में आगरा के शहरियों का? सहयोग मिल रहा है, काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि अलग अलग जगहों पर जहाँ भी हमने काम किया, ठीक है, बहुत सहयोग मिला। और अलग अलग एजेंसीज भी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हैं जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड है, सबके सहयोग से ही हम लोग अलग अलग जगहों पर वेंडिंग जोन बना पा रहे हैं, ठीक है, लोगों को समझा रहे हैं। लोगों को एक बार को ये लगता है कि साहब अभी तक तो हमारे बाउंड्री वाल के आसपास खाली था, अचानक से ठेले लगने शुरू हो गए वेंडिंग जोन बन के। हालांकि उसके स्ट्रिक्ट नियम कानून है, कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है, बट केवल नियम कानून इन्फोर्स करने से नहीं होता है। काम करने में आनंद तब है जब हम लोगों को सहभागी बनाकर काम करें। तो इसमें सहभागिता पूरी मिल रही है। आगरा में एक अच्छी बात यह है कि एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर है जो बहुत ही रेशनल है, बहुत ही रीजनेबल है, और इन चीज़ों को समझकर पूरी सोसाइटी में ये लोग लीड करने के लिए आगे आते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लगातार सहयोग कर रहा होता है, और यही वजह है कि हम लोगों को भी काम करके रिजल्ट देने में आसानी होती है। आने वाले 6 महीने में या 1 साल में सबसे बड़ी चीज़ आप क्या अचीव करना चाहेंगे इस पद पर रहते हो? देखिए, प्लानिंग एक अधिकारी के किसी जगह पर किसी पोस्ट पर होने की सीमा होती है, तो प्लानिंग तो होगी। मैंने आपको कहा बहुत सी चीज़ें की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यही है कि जो कोशिशें की गई हैं वो कुछ जो है रियलाइज हो जाए, एक्चुअलाइज हो जाए, धरातल पर उतर आए, ताकि ऐसा नहीं है सारी चीज़ जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही नहीं चलती रहेंगी। हो रहा है, लोगों को हो रहा है से ज़्यादा हो चुका है में लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं उनको ज़मीन पर लाने की कोशिश हो रही है कि सारी चीज़ें जो जिनके एसओपी कंप्लीट हो गए हैं, प्रोसीजर्स फॉलो अगर उनको हम लोगों ने कर लिया है, तो चीज़ों को अब ज़मीन पर उतारा जाए। अगर कोई सवाल अगर कोई करना चाहे तो जी। मैं नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स का 24-25 का अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। सर ने जो बातें कही मैंने बहुत गौर से सुनी। आगरा हिस्टोरिकल प्लेस वर्ल्ड में माना हुआ है। कुछ छोटे छोटे सुझाव मैं आपके साथ बैठूंगा, लेकिन मुख्य सुझाव देना चाहता हूं कि आगरा कैसे और पर्यटक को यहाँ रोके और पर्यटक नगरी और अच्छी बने। मैसूर कोई भी जाता है, वृंदावन गार्डन छोड़े बिना नहीं लौटता है। आगरा में शाहजहां गार्डन, रामबाग, दोनों गार्डन ऐसे हैं जिनको कि हम वृंदावन गार्डन की तर्ज पर विकसित कर सकते हैं। चैम्बर बराबर मांग कर रहा है। रामबाग में आज भी मुश्किल से 50 या 60 पर्यटक जाता है, नदी के किनारे है। अगर उसको हम विकसित कर देंगे तो मैं नहीं समझता वहाँ पर भी लाइट एंड शो, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हो। लाल किले की बराबर होता है, फिर मना हो जाती है क्योंकि उसकी ध्वनि से क्रैक आ गया, ये बात हो गई, वो बात हो गई, बंद हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके साथ बैठेंगे, छोटे छोटे सुझाव दे रहा हूँ। अगर उन दोनों पार्कों को हम वृंदावन गार्डन की तर्ज पर विकसित कर देंगे तो पर्यटक और भी रुकेगा। दूसरा मेरा सुझाव है, ताजमहल, लाल किला और एतमादुल्ला को हम रोपवे के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। कोई योजना बड़ी नहीं है, पर्यटक एक बहुत अच्छी बात रहेगी। एक जगह से उसको घूमा। आपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए कहा, आप सब बात बराबर चल रहा है प्रयास। मैं योगी सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 25 में जो मेट्रो चालू होनी थी वो चालू हो गई। तो सारा प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी पूरा फोकस है कि पर्यटक आगरा हमारे देश में कैसे आए और यूपी में कैसे आए। हमारे योगी जी भी प्रयास कर रहे हैं। मैं एक और इंगित करना चाह रहा हूँ, आपने कहा आगरा ऐप। आगरा ऐप पर मेरा सुझाव केवल यही है, अंग्रेजी और हिंदी में है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। मेरा इसमें सुझाव है कि आगरा ऐप में सारी भाषाएं जोड़ी जाएं। हमारा इंडिया का भी पर्यटक आता है, बाहर का भी आता है। फ्रांस का पर्यटक आया, वो फ्रेंच जानता है, हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता। आगरा में क्या क्या है, फ्रेंच में भी हो, रसिया में भी, रसियन भाषा में भी हो। आगरा अगर इंडिया के भी पर्यटक आ रहे हैं, अगर वो गुजराती नहीं जानता, बंगाली नहीं जानता, साउथ का आ रहा है, उसको ये बहुत ज़रूरी है कि सारी भाषाओं का आगरा ऐप में समावेश हो और वो प्रॉपर काम करे। और मैं एक ही अनुरोध, ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत मन में आगरा की ये लिए योजनाएं हैं। मैं 14-15 का भी अध्यक्ष रहा, अब 24-25 में संभालूंगा। मैं आपके साथ बराबर निरंतर बैठूंगा,
आपको अपने नेशनल चैम्बर के सभी व्यापारी और बंधुओं के साथ आपको भी बुलाऊंगा, आपके ऑफिस में भी हम लोग मिलेंगे, क्योंकि समय कम है, बहुत सी बातें हैं। आप हमारे योगी जी सरकार से सारी योजनाएं जी। ऐसी नहीं है जो धरातल पर ना ठीक उतर है। सके। जी। धन्यवाद। चलिए, मुझे लगता है बहुत सारी बातें आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कुछ कहना चाहें आप फाइनली। धन्यवाद। काफ़ी चीज़ें मैं कह चुका हूँ, ठीक है, और अन्य विषय समय समय पर आते रहेंगे। और यहाँ के जो प्रमुख NGOs हैं, जो प्रमुख संस्थान हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों का एक अपना अनुभव है, और उस अनुभव का लाभ हम लोगों को जितना मिलेगा उतना हम लोग और बढ़िया से इस काम को कर सकेंगे। हम लोगों के काम में उतनी ज़्यादा धार आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को सजेशंस हमेशा आमंत्रित हैं, और हम लोग आपके सजेशंस हमेशा इन्वाइट करते रहेंगे। थैंक एक यू। बात धन्यवाद देते हुए मैं ज़रूर कहूँगा कि जो संवेदनशीलता रोजगार के प्रति मैंने देखी और महसूस की, हम सब ने देखी महसूस की, वो मार्क करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, एक बिग हैंड्स। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you very much.